हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमें स्टडी करना है जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होने वाले हर एक जेनेटिक मटेरियल का केमिकल स्ट्रक्चर इसमें हमें पढ़ना है, इसका वर्किंग कैसा होता है, सिंथेसिस कैसा होता है, ये सब पढ़ना है। सो लास्ट लेक्चर तक हमने कवर कर दिया था अबाउट कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। अभी हमें स्टडी करना है कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है। सो प्रोटीन्स, बेसिकली प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रोटीन से मिलकर के डीएनए वगैरह बना है और ये सब एक जेनेटिक मटेरियल की तरह आगे एक्ट करने वाला है। सो प्रोटीन सिंथेसिस, सो प्रोटीन्स प्रोटीन्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है और ये नीडेड होता है हमारे सिंथेसिस ऑफ सेल में, यानी सेल बनने के लिए प्रोटीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से मिलकर के हमें प्रोटीन बन के मिलता है, इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। फिर अब ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है एक डीएनए स्ट्रैंड से एक एमआरएनए के स्ट्रैंड पर, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है बच्चों, सो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन के तैयार होता है आरएनए का, और ये अलग अलग बेस पेयर बनाने में आगे हेल्प करता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस को एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सो प्रोटीन में ऐसा प्रोसेस जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। सो ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सो यहाँ पे दो प्रोसेस है हमारे पास, एक है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। सो ये दो अलग अलग यूज किए जाते हैं। अभी ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दो अलग अलग तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिस प्रोसेस में हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना होता है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सो इसमें ट्रांसक्रिप्शन, सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमें कॉपी करना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहाँ से करना है, एक डीएनए के स्ट्रैंड से, डीएनए के स्ट्रैंड से इसे कॉपी करना है हमें, और इसे पेस्ट या फिर इसके कॉपी करके किस पर लगाना है, सो ये हमें लगाना है आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट पर। सॉरी, आरएनए के स्ट्रैंड पर लगाना है और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन में होता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन थी इसको कॉपी करना है हमें आरएनए के एक स्ट्रैंड पे। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अभी आरएनए के स्ट्रैंड में और डीएनए के स्ट्रैंड में एक बेसिक डिफरेंस होता है इन केस ऑफ जो हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। सो एडेनिन के साथ हमेशा टी होता है इन केस ऑफ डीएनए। ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें एडिनोसिन के साथ थायरोसिन नहीं बल्कि यूरासिल, दैट इज यू वाला बेस पेयर आता है। ये सिर्फ हमें आरएनए में देखने को मिलता है। सो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। सो अभी हमें आगे नेक्स्ट, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में आपको याद रखना है कि दो मेन प्रोसेसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर होता है, इसको कॉपी किया जाता है एक आरएनए पर। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है सेंट्रल डोग्मा। अभी सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और इस डीएनए मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए में, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद इस एमआरएनए से बनते हैं अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। सो इस कंप्लीट प्रोसेस को ही सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। नाउ ये जो टाइप है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, यानी डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है एक ही सीधे डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है और ये आगे यूटिलाइज होती है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को बनाने में इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। इस वाले प्रोसेस को या फिर इस वाले कंप्लीट ये जो फ्लो होता है इसे कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। और
इसे पोस्टुलेट किया था या फिर इसे एक्सप्लेन किया था क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने इन 1958। सो चलिए एक बार देख लेते हैं। सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक एमआरएनए को दे देते हैं या फिर एक एमआरएनए बनाते हैं, इसी को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये जो स्मॉल एम है इसका मीनिंग होता है मैसेंजर। अभी ये बनने के बाद आगे इस ही एमआरएनए को यूज़ करके एक चेन या फिर प्रोटीन बनता है जिसे पॉलीपेप्टाइड भी हम बोल सकते हैं। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बन जाता है और हमें बाद में प्रोटीन मिलता है और इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। इस वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे FHC क्रिक और इन्होंने कंसेप्ट दिया था 1958 में। सो यही है इसका डायग्राम जो आपको बुक में भी एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है कि ये है डीएनए, इसको कन्वर्ट किया है एमआरएनए में एंड देन इसको कन्वर्ट किया है पॉलीपेप्टाइड में। ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन होता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड में जो कन्वर्जन होता है इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। नाउ अगेन इन द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, अभी सेंट्रल डोग्मा की जो कंसेप्ट थी इसको एक्सप्लेन भी किया था, स्टडी किया था रेट्रोवायरस या फिर राइबोवायरस में, और ये कंसेप्ट टेमिन और बाल्टीमोरे नाम के दो साइंटिस्ट ने 1970 में रखी थी। और अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने ये कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में होता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, बट एमआरएनए वापस से डीएनए में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। सो ये था थोड़ा सा पार्ट अबाउट द सेंट्रल डोग्मा। अभी हम आगे बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की तरफ कि कैसे एग्जैक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो इसमें फर्स्ट वाला प्रोसेस है जिसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या होता है? सो ट्रांसक्रिप्शन अभी हमने देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है या फिर डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है एक एमआरएनए में या फिर एक मैसेंजर आरएनए में कॉपी की जाती है। सो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंडेड या फिर एक जो सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट एक आरएनए के स्ट्रैंड पे कॉपी की जाती है और जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का यहाँ पे किसी टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। फिर एंजाइम जो होता है जिसे कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस, आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस, ये क्या करता है? ये आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है जिसको हमें कॉपी करना है एक आरएनए के स्ट्रैंड पर, इसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है इसकी इन्फॉर्मेशन हम आरएनए पे लगा रहे हैं, इसलिए ये जो डीएनए होता है टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। अभी टेम्पलेट का क्या मीनिंग होता है? जैसे कहीं हम फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं, ओके, सो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देना है ये ऑलरेडी उस फॉर्म पे लिखा हुआ रहता है, फिर हर एक इंडिविजुअल को अपने अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को फिल करना होता है। सो ये जो एक फॉर्मेट होता है किसी भी फॉर्म का, इसे टेम्पलेट कहा जाता है। अभी यहाँ पे भी क्या होता है? डीएनए एक टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें जो भी बेस पेयर्स चाहिए या जो भी नाइट्रोजन के बेसिस चाहिए ये ऑलरेडी डीएनए के एक स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, हमें इस डीएनए से इसको आरएनए पे कॉपी करना है, यानी ऑलरेडी डीएनए पे सब कुछ प्रेजेंट है। यस, दैट्स वाई यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। फिर उसके बाद में आता है एंजाइम। अभी हर एक प्रोसेस में एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट एंजाइम कोई भी प्रोसेस स्मूथली नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे क्या होता है? एक एंजाइम में जो है आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस। अब ये आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस जो होता है एंजाइम, ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट या फिर इसके आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आएगा। काफ़ी थोड़ा थोड़ा पार्ट हम स्लोली चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे वाला पार्ट देखते हैं अभी डीएनए के बारे में कि और क्या कहा गया है। कंप्लीट चैप्टर हम आपके जो महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सो व्हाइल जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो या सुन रहे हो उस टाइम पे बेटर रहेगा कि आप आपके साथ आपका टेक्स्ट बुक भी रखो ताकि आपको समझने में, कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा और ईजी हो जाए। नाउ अभी डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो डीएनए लोकेटेड होता है हमारे न्यूक्लियस में जो कि एक सेल में प्रेजेंट है, फिर चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक सेल रहे। नाउ जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है ये अगेन कहाँ पे होता है? ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स,
और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि न्यूक्लियस के आउटसाइड। अभी ट्रांसलेशन एक काफ़ी कॉमन प्रोसेस है, आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसमें से जो ट्रांसलेशन वाला वर्ड, जैसे हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश से इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी ट्रांसलेट वाला प्रोसेस आप लोगों को काफ़ी वेल नोन है, ये काफ़ी कॉमन प्रोसेस है। ये प्रोसेस सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि न्यूक्लियस के इनसाइड, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, लोकेशन कहाँ पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा अलग वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन होता है आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल में ही होने वाला है, बट ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा बच्चों, काफ़ी ईजी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों वर्ड्स थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं, तो हो सकता है कि आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो सके। ओके, नाउ अभी जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो एज इट इज एमआरएनए के ऊपर ट्रांसफर की जाती है, एंड ये आगे एमआरएनए के बाद मूव होती है राइबोसोम की तरफ, ठीक है। अभी ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन होता है इन द न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में होता है। फिर अभी जो डीएनए होता है, डीएनए के पास दो साइट्स होते हैं, एक होता है प्रमोटर और एक होता है टर्मिनेटर साइट। जहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रमोटर साइट, जहाँ पे प्रोसेस फिनिश होने वाला है ये होता है टर्मिनेटर साइट। फिर अभी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये प्रमोटर साइट पे स्टार्ट होने वाला है और टर्मिनेटर साइट के ऊपर बंद हो जाएगा या फिर फिनिश हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, दोनों में भी होने वाली है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, और इन दोनों में भी इसके सेम स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन यानी स्टार्ट होना, इलॉन्गेशन यानी बढ़ना, और लास्ट होता है टर्मिनेशन यानी कि एंड अप हो जाना। सो इस वाले पैराग्राफ में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। सो सबसे पहले कि हमारा डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होता है बच्चों? डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस में। फिर अभी दो प्रोसेसेस है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के, एक है हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ ट्रांसलेशन, और एक होता है सो वी हैव टू प्रोसेसेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और इन दोनों को हमें कैसे याद रखना है। एक है हमारे पास बच्चों ट्रांसलेशन, ये तो काफी कॉमन है नाम पे से, और एक है ट्रांसक्रिप्शन। अभी ट्रांसक्रिप्शन हम जनरली यूज नहीं करते वर्ड, ठीक है। सो जो ट्रांसलेशन है जिसको हम काफी कॉमनली यूज करते हैं बच्चों, ये होने वाला है सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके। और जो सेकंड वाला है जिसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, सो ये ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है न्यूक्लियस में। ओके, यहां तक क्लियर है? गुड। सो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, जो डीएनए रहता है इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है एमआरएनए की तरफ ट्रांसफर। डीएनए का इंफॉर्मेशन कहाँ पे डालना है हमें? एमआरएनए। फिर एमआरएनए इसको किसके पास आगे ट्रांसफर करता है? राइबोसोम्स, ठीक है। आफ्टर दैट फिर ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, बट कब होने वाला है? सो G1 और G2 जो सेल साइकिल के फेज होते हैं, इस टाइम पे ही न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। कब? G1 और G2, इन दोनों प्रोसेसेस के टाइम पे यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? G1 और G2 में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। फिर डीएनए में हमें तीन अलग अलग साइट्स देखने को मिलती है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और इलॉन्गेशन। या फिर ये डीएनए में बेसिकली दो साइट्स होते हैं, इनिशिएशन करने वाला प्रमोटर और फिनिश करने वाला होता है टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट हम करेंगे प्रमोटर से, एंड करेंगे हम टर्मिनेटर साइट पे। और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होते टाइम कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सो व्हाइल ट्रांसक्रिप्शन तीन प्रोसेस किए जाते हैं जो कि होते हैं। सबसे पहला है हमें क्या करना है? स्टार्ट तो करना होगा, सो इनिशिएशन कर दो। उसके बाद में इलॉन्गेशन यानी कि जो हमारा डीएनए है या फिर जो कुछ भी हम जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका इलॉन्गेशन होता है। और एंड में फिनिश होना यानी कि टर्मिनेशन। सो ये तीन प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी
ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। गुड, अभी हमें आगे देखना है अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट का मीनिंग होता है कोई एक सिंगल थिंग जो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें घर बनाना है सॉरी, अगर हमें कुछ दीवारें बनानी है, सो हमें क्या चाहिए? दीवार बनाने के लिए सबसे पहला यूनिट जो हमें चाहिए होता है, ये होते हैं ब्रिक्स, यानी जो हम इसमें ईंटें लगाते हैं। ठीक है, सो उसी तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? सो डीएनए में जो भी हम ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं डीएनए के सेगमेंट से आरएनए के सेगमेंट में करने वाले हैं, यहाँ पे 3 अलग अलग साइट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसमें प्रमोटर। फर्स्ट, सबसे पहला यूनिट है प्रमोटर, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद में आता है एक स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ से हम कॉपी करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। और एंड में टर्मिनेशन या फिर टर्मिनेटर। सो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं किसी भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन शो द फॉलोइंग फीचर्स। अभी हमें ये देखने हैं आगे के फीचर्स कि जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के किसी भी स्ट्रक्चरल जीन में, इनमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। सो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स एक बार देख लेते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट में क्या आता है? Each transcribed segment of the DNA is called as transcription unit। जो भी हमने आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद का जो डीएनए का सेगमेंट रहता है, ओके, दैट डीएनए का सेगमेंट उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर भी होता है। और जो ये 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, इन डीएनए के स्ट्रैंड के कुछ फीचर्स अभी हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला फीचर इसमें आता है कि जो प्रमोटर होता है, इस प्रमोटर का लोकेशन टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज अपस्ट्रीम। ये होता है अपस्ट्रीम। ओके, सो जो प्रमोटर होता है, इस प्रमोटर का डायरेक्शन कैसा होता है? सो इस प्रमोटर का डायरेक्शन हमेशा 5' एंड की तरफ होता है और ये अपस्ट्रीम होता है, यानी ऊपर की तरफ चलता है। और ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। हमने पहले देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमें इस प्रोसेस में चाहिए होता है। सो इस सीक्वेंस में जो बाइंडिंग साइट होती है इस आरएनए पॉलीमरेज की, ये हमें यहाँ पे मिलती है प्रमोटर के एंड पर। नाउ जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये बाइंड करता है एक स्पेसिफिक प्रमोटर को। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? स्पेसिफिक प्रमोटर को जाकर के बाइंड होता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो प्रोकैरियोट्स में एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को बाय इट्स सिग्मा फैक्टर सब यूनिट। ठीक है, अभी ये अलग अलग पॉइंट आता है यहाँ पे। सिर्फ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो एंजाइम होता है ये रिकॉग्नाइज करते हैं प्रमोटर्स को बाय इट्स सिग्मा फैक्टर सब यूनिट। उसका सिग्मा फैक्टर सब यूनिट पहचान कर रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वाला पोर्शन प्रमोटर का है। सो हमेशा याद रखना है कि प्रमोटर हमेशा 5' एंड की तरफ बढ़ने वाला पार्ट होता है, ये ठीक है, यानी कि ये है एक अपस्ट्रीम वाला पार्ट। ओके, नाउ इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम। ये क्या करता है? एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक बाइंडिंग साइट को प्रोवाइड करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये बाइंड करता है एक स्पेसिफिक प्रमोटर को। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये स्पेसिफिक प्रमोटर को बाइंड करता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट में जो एंजाइम है रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को बाय इट्स सिग्मा फैक्टर सब यूनिट। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला हमें फीचर देखना है अबाउट दिस। सो नेक्स्ट वाला फीचर आता है अबाउट स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं? सो स्ट्रक्चरल जीन का मीनिंग होता है जो 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है जिनकी पोलैरिटी एक दूसरे से अपोजिट है, ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन और इसका डायरेक्शन होता है 5 से 3' एंड की तरफ। सो फिर इसके कारण क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है जिसका डायरेक्शन इसका अपोजिट है, यानी 3 से 5 पोलैरिटी है, ये इसके टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमें याद रखना है कि जब भी ये वाला प्रोसेस होता है दोनों भी स्ट्रैंड कभी भी सेम पोलैरिटी के नहीं रहने वाले। एक स्ट्रैंड अगर अपवर्ड है तो जो दूसरा स्ट्रैंड रहेगा ये डाउनवर्ड रहेगा, यानी एक 5' to 3' है, सो एक 3' to 5' रहेगा।
फिर जो सीक्वेंस होती है बेसेस की इन दोनों भी स्ट्रैंड पर, ये ऐसी ही सेम सीक्वेंस आती है आरएनए में, बस यहाँ पे थाइमिन को यूरासिल रिप्लेस कर देता है इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए में थाइमिन नहीं दिखता या फिर उसमें नहीं प्रेजेंट होता। सो ये एक एक्चुअल में कोडिंग स्ट्रैंड होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है स्ट्रैंड पे डीएनए की, इसको एज इट इज़ हमें कॉपी करना होता है एमआरएनए पे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, या फिर ये जो एमआरएनए बनता है जिसके ऊपर हमने डीएनए का एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया रहता है, इसे एक सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो स्ट्रक्चरल जीन, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैव अपोजिट पोलैरिटी, इनमें हमेशा पोलैरिटी अपोजिट ही रहने वाली है। फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये कैटलाइज करता है एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसका डायरेक्शन होता है हमेशा 5 से 3' एंड की तरफ। इसके कारण क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी इसके अपोजिट है या फिर जिसका डायरेक्शन 3 to 5' होता है, ये इसके लिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, यानी वहाँ पे जितने बेस पेयर रहेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इस वाले स्ट्रैंड पे बनने वाले होते हैं। फिर जो अदर स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसका डायरेक्शन या फिर जिसकी पोलैरिटी 5 से 3' होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एक्ट करता है टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ये इसको एक्ट करता है। और जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस होती है इस स्ट्रैंड पे ये सेम होती है जैसे हमने आरएनए में देखी थी, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि थाइमिन को रिप्लेस किया जाता है बाय द यूरासिल, यानी थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ यूरासिल प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आरएनए। और ये एक एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमने डीएनए से कॉपी किया है एमआरएनए पे, इसे कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, इसे कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड। अभी इसका हमें लास्ट वाला पार्ट देखना है जो कि है टर्मिनेटर। सो टर्मिनेटर हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है 3' एंड की तरफ कोडिंग स्ट्रैंड के, और 3' एंड यानी कि ये होता है डाउनस्ट्रीम। इट डिफाइंस द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का एंड, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का एंड हो जाता है एट द टर्मिनेटर। फिर अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक छोटा सा डायग्राम आपको आपके बुक में दिया हुआ है। सो ये ऑरेंज वाला जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये शो करता है यहाँ पे प्रमोटर और ये है टर्मिनेटर। अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ आता है, और ये है कोडिंग स्ट्रैंड जिसका स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ जाता है, यानी अपोजिट स्ट्रैंड। सो ये एक बेसिक आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमें आगे देखना है कि क्या होता है टर्मिनेशन के बाद, या फिर टर्मिनेटर तक चलेगा फिर अभी क्या होने वाला है। सो आफ्टर बाइंडिंग टू द प्रमोटर, अभी ये होता है प्रमोटर को बाइंड। सो जब ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए हमारे पास ऑलवेज प्रेजेंट होता है। बहुत ही आगे तेरा डीएनए हो गया। सो हमारे पास डीएनए जैसे प्रेजेंट होता है हमेशा इन डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म, ठीक है। सो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। अब इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में, इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे बाइंड होता है हमारे पास प्रमोटर साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज। मान लीजिए कि ये हमारा प्रमोटर साइट, ठीक है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होने के बाद स्टार्ट हो जाती है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मीनिंग होता है ये जो एक दूसरे के साथ इस तरह से बंधे हुए दो स्ट्रैंड होते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ ऐसे वाइंड किए हुए स्ट्रैंड होते हैं, ये स्ट्रैंड इस तरह से सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो ये होता है अनवाइंडिंग, ये स्टार्टिंग में होता है। फिर इसके बाद में जो डीएनए होता है अनवाइंडिंग होने के बाद एक सेपरेट अलग अलग चेन्स में डिवाइड हो जाता है, और अभी यहाँ पे इसमें जितने भी बेस पेयर्स थे ये न्यूक्लियोप्लाज्म में डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं जिसके कारण ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ रहता है। फिर अभी ये टूट गए, इसलिए फिर क्या हो जाते हैं, ये जो बेस पेयर होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद में एक स्ट्रैंड होता है जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, और इसे कहा जाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। सो जो टेम्पलेट की तरह काम करने वाला स्ट्रैंड होता है इसे एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, और इसके साथ वाला जो दूसरा स्ट्रैंड होता है
ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और ये कोडिंग स्ट्रैंड दैट इज सेंस स्ट्रैंड की तरह काम करता है। तो दो स्ट्रैंड बनते हैं, एंटीसेंस और सेंस। टेम्पलेट होता है एंटीसेंस और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये होता है सेंस स्ट्रैंड। फिर जो हमारे पास राइबो न्यूक्लियोसाइड होते हैं दैट इज ट्राइफॉस्फेट्स, ये ज्वाइन करते हैं बेस पेयर को और डीएनए का टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए अभी ये है हमारा एक एमआरएनए टेम्पलेट स्टैंड है डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है जिसका डायरेक्शन है 5 से 3' की तरफ अपवर्ड। ठीक है, ये है हमारा एंटीसेंस। इसके अपोजिट वाला होता है सेंस स्ट्रैंड, जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, जिसका डायरेक्शन 5 से 3 की तरफ होता है आगे, ये है डाउनवर्ड। सो इस तरह से ये टेम्पलेट का फॉर्मेशन या फिर कोडिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में जब हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट तक या फिर टर्मिनेटर के सिग्नल तक पहुंच जाता है डीएनए पे, फिर ये क्या करता है, यहाँ पे ये इट लीव्स डीएनए, यहाँ पे वो डीएनए को छोड़ देता है और एक फुल्ली फॉर्म प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एमआरएनए यहाँ पे बन करके रिलीज हो जाता है। फिर जैसे जैसे हमारा एमआरएनए ग्रो करने लगता है, फिर जो ट्रांसक्राइब रीजन होता है इस डीएनए मॉलिक्यूल का, ये स्पाइरली कॉइल होता है और ये अटेन करता है या फिर रिगेन करता है एक डबल हेलिकल फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अभी हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज था ये सबसे पहले था हमारे प्रमोटर साइट की, यानी कि जो इनिशियल वाला पॉइंट था। फिर ये प्रमोटर साइट से पहुंच जाता है टर्मिनेटर साइट तक या फिर सिग्नल तक। यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे डीएनए को छोड़ देता है। ठीक है, ये डीएनए से क्या हो जाता है, डीएनए से ये एग्जिट हो जाता है। एग्जिट होने के बाद फिर अभी क्या होगा, सो जैसे ये डीएनए से एग्जिट हो जाता है फिर एक फुल्ली फॉर्म एमआरएनए या फिर इसको अभी हम इस स्टेज पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एमआरएनए यहाँ से बनकर के रिलीज होता है। फिर ये एमआरएनए ग्रो होता है, बढ़ता है और बढ़ने के बाद अगेन एक स्पाइरल कॉइल की फॉर्म में आ जाता है और एक डबल हेलिकल फॉर्म को अटेन करता है। सो ये सब प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है बच्चों। ठीक है, सो प्रमोटर था हमारे पास पहले, प्रमोटर साइट यहां से निकल करके चला गया टर्मिनेटर साइट तक। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेटर पॉइंट पे जाने के बाद उसको पता चल गया कि अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे जाने के बाद वो डीएनए को अकेला छोड़कर निकल जाता है। अभी डीएनए ही है यहाँ पे। इसके बाद में फिर हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बचा है या फिर ये जो मॉलिक्यूल बन करके तैयार होता है ये होता है एमआरएनए। इसी को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल सकते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और आगे चल के फिर ये कॉइल फॉर्म में या फिर डबल हेलिकल फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि इसका एक नेचुरल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद हमें देखना है कि कुछ बैक्टीरियाज में क्या होता है। इन सम बैक्टीरियाज जो एमआरएनए है ये प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं रहते, बिकॉज उनके पास कोई इंट्रॉन ही नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। अभी जब यूकैरियोट की बात आती है, यानी हम जैसे डेवलप लोग, सो यूकैरियोट में 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। 1 आरएनए पॉलीमरेज 1, देन उसके बाद में होता है 2 और 3। सो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये क्या करता है, सो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या करता है, सेकेंड वाला एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है या फिर ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बनाता है। और उसके बाद में जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है या फिर इसी को शॉर्ट में एचएनआरएनए कहा जाता है। देन आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए के और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ओके, सो अभी हमारे पास क्या क्या है। आरएनए पॉलीमरेज, हमारे पास ये वाला एंजाइम प्रेजेंट है। आरएनए पॉलीमरेज के यूकैरियोट्स में 3 टाइप होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। सो 1 का काम होता है आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना। देन सेकेंड का काम होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन को बनाना या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बनाना और हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या फिर
HNRNA को बनाना। नाउ जो हमारा थर्ड टाइप का RNA पॉलीमरेज होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ व्हाट, ऑफ tRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA। इन सब के ट्रांसक्रिप्शन में ये हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में होगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे हमें देखना है कि बहुत से वायरसेस ऐसे हैं। आपको डू यू नो में एक सेक्शन दिया हुआ है आपके बुक में, दैट मेनी वायरसेस जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, यानी इनमें DNA होता ही नहीं है, इनमें सिर्फ RNA प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल एंड ये रिप्लिकेट होता है, सिंथेसाइज होता है फर्स्ट, फिर DNA बनता है, फिर RNA बनता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखा था कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में पहले ऑलरेडी DNA प्रेजेंट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल हमें कॉपी करना होता है RNA पे। बट अब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस है जिनमें एक्चुअली RNA ही एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो इनमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इस RNA पे, इसको DNA में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन आगे RNA में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी हमारे ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स वाला प्रोसेस होता है। और ऐसे वायरसेस को कहा जाता है रेट्रोवायरसेस। अभी रेट्रोवायरसेस के कुछ एग्जाम्पल जो हमें सबको पता है, इसमें फर्स्ट आता है HIV वायरस जो कि कॉज कराता है एड्स को। उसके बाद में इन सम केसेस कुछ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई वगैरह, इनके अंदर एक चेन होता है टर्मिनेटिंग प्रोटीन का, और एक RH या फिर एक रो फैक्टर होता है जो mRNA के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। फिर ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, तीनों भी स्टेजेस पे। सो ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों भी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों में भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो यहाँ तक था ये वाला पार्ट। अभी हमें नेक्स्ट देखना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और इसके अंदर जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के बारे में हम अब बात करते हैं। सो जो DNA सीक्वेंस है जो कोड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ RNA की, mRNA, tRNA या फिर rRNA, ये तीन टाइप्स के RNA हैं, MTR। ओके, MTR, इसी को हम जीन बोलते हैं। ठीक है, DNA का एक स्पेसिफिक टुकड़ा, एक स्पेसिफिक पीस या फिर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कोड करती है किसी MT या फिर rRNA के लिए, इसे जीन कहा जाता है। नाउ सिस्ट्रॉन, एक नाम आपको बार बार आने वाला है। सो सिस्ट्रॉन क्या होता है? सो ये एक सेगमेंट होता है DNA का जो कि कोड करता है किसी एक पॉलीपेप्टाइड के लिए, इसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन। देन नेक्स्ट आता है एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रेजेंट होता है, इसी को कहा जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। और एक लॉन्ग सेगमेंट ऑफ DNA जिसमें सेट होते हैं वेरियस स्ट्रक्चरल जीन्स के एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, इसे कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सो अगर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है सो ये है मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ DNA है देन इसे कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चरल जीन होता है किसी यूकैरियोट में, जिसमें होता है इन यूकैरियोट्स हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स। ठीक है, इनमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कोडिंग सीक्वेंस या फिर एक्सप्रेस करते हैं सीक्वेंसेस को, इसे एक्सॉन कहा जाता है। इंट्रॉन और एक्सॉन ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, सो इसको हम अभी थोड़ा सा डिटेल में क्लियरली देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो DNA सीक्वेंस होता है ये कोड करता है अलग अलग टाइप के RNA को, जिसमें आता है M, T और R। और ये वाले जो सीक्वेंस होते हैं DNA के, इसी को जीन कहा जाता है। अभी सिस्ट्रॉन क्या है? सो सिस्ट्रॉन एक DNA का सेगमेंट होता है जो किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। अभी सिंगल स्ट्रक्चरल जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट में यूज किया जाता है, इसे कहा जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। सो अगर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन्वॉल्व होता है, इसे कहा जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। ओके, मोनोसिस्ट्रॉनिक।
Whereas अगर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ जीन इन्वॉल्व होता है तो इसे कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रॉन का मीनिंग क्या है कि एक डीएनए का स्पेसिफिक पोर्शन जो किसी स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। ठीक है, नाउ जो स्ट्रक्चरल जीन होता है यूकैरियोट्स में, द स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट हैव इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन का मीनिंग होता है जो इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इसे इंट्रॉन कहा जाता है, और जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं या फिर जो एक्सप्रेस करते हैं सीक्वेंसेस को इसे कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन का मीनिंग क्या होता है, जो एक्सप्रेस करते हैं किसी सीक्वेंस को, कोडिंग सीक्वेंस को, कोडिंग सीक्वेंस होता है एक्सॉन। इंट्रॉन का मीनिंग होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और सिर्फ जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन का क्या मीनिंग है, एक्सॉन का मीनिंग होता है हमारा, सॉरी एक्सॉन का मीनिंग होता है हमारा कोडिंग। सो जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं दैट मीन्स जो एक्सॉन होते हैं ये हमें एमआरएनए पे मिलते हैं या फिर ये प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट वाला पोर्शन हमें देखना है कि किस तरह से एचएनआरएनए का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर अभी यूकैरियोट में आरएनए बन जाता है, कैसे बनने वाला है आरएनए। सो हमारे पास यूकैरियोट्स में वही डीएनए होता है, फिर इससे बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस क्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो एचएनआरएनए, सो यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक आरएनए ट्रांसक्राइब होता है फ्रॉम डीएनए और एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन करके रेडी हो जाता है। फिर ऐसे जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे चेंजेस या फिर प्रोसेसेस होते हैं, इनका मैचुरेशन होता है और ये फंक्शनल यानी कि ये कुछ काम करने लग जाते हैं। फिर ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं एक्चुअल में ये नॉन फंक्शनल होते हैं और इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों भी पोर्शन प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब प्रोसेस होता है उस टाइम पे सिर्फ इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस, जिसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, सो इंट्रॉन और एक्सॉन ये दो अलग अलग पोर्शन होते हैं। जैसे कि हमने देखा था नॉन कोडिंग होते हैं इंट्रॉन, जो कोड करने के लिए यूज करने वाले हम ये होते हैं एक्सॉन। सो अभी जो नॉन कोडिंग है ये हमें नहीं चाहिए, दैट इज इंट्रॉन। सो इंट्रॉन को इस प्रोसेस से निकाल दिया जाता है। सो अभी ये प्रोसेस आपको यहाँ डायग्रामेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, आपके बुक में ही ये डायग्राम यू कैन सी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। सो स्प्लाइसिंग, इसमें क्या करना है, जो इंट्रॉन का पोर्शन होता है इसको रिमूव कर देना होता है। ठीक है, सो ये है प्रोसेस जिसमें इंट्रॉन, यहाँ को ऑरेंज कलर के लाइन से दिखाया हुआ है ये इंट्रॉन। सो ये इंट्रॉन सर्कल या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंट्रॉन। और एंड में हमें फिर जो आरएनए का पोर्शन मिलता है जिसमें कोई इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसी को हम एमआरएनए बोलते हैं। और ये फिगर है या फिर ये डायग्राम है आपको जो रिप्रेजेंट करती है ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए। एचएनआरएनए किस तरह से कन्वर्ट होता है एमआरएनए में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, से आपको इस डायग्राम में अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, दैट इज इंट्रॉन। जो इंट्रॉन होता है आरएनए स्प्लाइसिंग या फिर एक प्रोसेस है स्प्लाइसिंग, इसमें इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और फिर हमें एक एमआरएनए बन करके मिल जाता है। सो अभी नेक्स्ट है इसमें ऑलवेज रिमेंबर में टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो आरएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, यहाँ पे आरएनए के 3 अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, एम, टी और आर। अभी इसमें से एम क्या करता है, एम हमें प्रोवाइड करता है इनकोडेड मैसेजेस, मैसेंजर होता है इसलिए इसके ऊपर ऑलरेडी इनकोड करके रखे हुए होते हैं कुछ मैसेजेस, ये है एमआरएनए। सेकेंड होता है टी आरएनए। सो टी आरएनए के ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट एंड वाला जो हमारा आरएनए का टाइप है दैट इज आरएनए। सो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट टू द एमआरएनए। एमआरएनए का प्रोसेस जब स्टार्ट होने वाला है तो उसको बाइंडिंग साइट देने का काम करता है आरएनए। फिर अभी यहाँ पे सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये एक ही एंजाइम है जो कैटालाइज करता है
ट्रांसक्रिप्शन को, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों भी टाइप के आरएनए के साथ जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसको ये कैटेलाइज करता है। उसके बाद में आता है आरएनए पॉलीमरेज विच बाइंड आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है प्रमोटर को और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। सो अभी आगे हमें देखना है अबाउट सम एक्सॉन्स। सो अभी एक्सॉन और इंट्रॉन का कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो जो एक्सॉन होते हैं ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक से ऑर्डर में या फिर एक स्पेसिफिक से सीक्वेंस में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम होता है, लाइगेज इसका काम होता है दो पार्ट्स को एक साथ लेकर आना, इनमें बाइंडिंग प्रोड्यूस करना। सो उस तरह से जो एक्सॉन्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। फिर जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, हेटेरोजीनस यानी अलग अलग सेल से आया हुआ जो न्यूक्लियर आरएनए होता है, इस आरएनए के साथ दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है कैपिंग और एक होता है टेलिंग, यानी इसको टोपी पहनाई जाती है और उसकी पूंछ निकल आती है। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में होता है एक मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है 5' एंड पर HNRNA के। इसके बाद में जो टेलिंग वाला प्रोसेस है, टेलिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है अगेन एट द 3' एंड, और ये एक फुल्ली प्रोसेस HNRNA जिसे अभी हम mRNA बोल सकते हैं, ये बन करके रेडी हो जाता है। नाउ फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन mRNA के लिए, इसके लिए क्या करना होता है, mRNA के ट्रांसलेशन के लिए इट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर mRNA को भेजना होता है बाय द न्यूक्लियर पोर। हमने पहले ही देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्रिप्शन वाला जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में यानी सेल के बाहर। सो यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए जब हमारे पास mRNA बन करके रेडी हो गया है इस वाले सेल के न्यूक्लियस में, यहाँ से इसको बाहर भेजना है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो इसको बाहर भेजने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, सो ये होता है हमारा न्यूक्लियर पोर, ठीक है। सो एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज किया जाता है। उसके बाद में जो न्यूक्लियर आरएनए होता है इसके साथ दो प्रोसेस होती है, कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में होता है मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड की तरफ आ जाता है और ये बन गया हमारा HNRNA। इसके बाद में जो टेलिंग वाला प्रोसेस होता है, टेलिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे पॉली एडेनाइलेशन होता है, और यानी कि हमारा जो एडेनोसिन होता है इसका एडिशन हो रहा है एट द एंड ऑफ 3' एंड पर हो जाता है। फिर अब ये फुल्ली प्रोसेस HNRNA, अभी इसे हम mRNA बोल सकते हैं, और फिर इस mRNA को आगे जाना होता है ट्रांसलेशन के लिए। फिर ट्रांसलेशन तो भाई साइटोप्लाज्म में होने वाला है, फिर इसलिए जो mRNA बन गया था इसको ट्रांसलेशन के लिए हमें भेजना है साइटोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस के आउटसाइड। सो न्यूक्लियस के जो पोर्स होते हैं इसके थ्रू हम इस बने हुए mRNA को बाहर या फिर साइटोप्लाज्म में सेंड कर देते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद में हमें देखना है कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है जेनेटिक कोड। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो अभी हमें देखना है जेनेटिक कोड के बारे में। सो क्या होते हैं जेनेटिक कोड, अभी हमें ऑलरेडी पता है कि डीएनए क्या है, इट इज़ अ मास्टर मोलिक्यूल, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मोलिक्यूल होता है सेल का, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, कंटिन्यू करता है और एंड भी कर देता है, ठीक है। फिर अभी ये सब जो फंक्शन होता है डीएनए का अलग अलग तरह से, सो इसका एम तो एक ही होता है कि इसको क्या करना है भाई, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। फिर इसके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डीएनए के ऊपर ही लोकेटेड होती है। फिर जो ऐसे साइट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लोकेट करते हैं डीएनए के ऊपर, ऐसे जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, या फिर सिंपल हम जो नाइट्रोजन बेस बोलते हैं ये होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन होती है एक्चुअल में जिसको यूज़ करके आगे जो डीएनए हमारा ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है और नया नया जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसको बनाता है। फिर ये कंसेप्ट या फिर जो हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं ये कोड करते हैं, ये कहा गया था बाय द यानोफ सी एंड साराभाई, ये साइंटिस्ट नहीं, 1964 में उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में ये कहा था। फिर अभी जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो हमारे पास अमाइनो एसिड है 20 डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। ये
अमाइनो एसिड जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बट एक कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट ये है कि जो नाइट्रोजन बेस है हमारे पास ये तो सिर्फ 4 टाइप के हैं। सो अगर अमाइनो एसिड हमारे पास 20 है बट जो नाइट्रोजन के बेस है ये सिर्फ 4 टाइप्स के हैं। सो ये पॉसिबल कैसा है हर बार कि एक नया सीक्वेंस बनता है या फिर एक नया डीएनए बनता है। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन था इन फ्रंट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट। फिर इसके बाद में अगर एक साइंटिस्ट को एक क्वेश्चन आता है सो बहुत से साइंटिस्ट इसका आंसर देने के लिए लग जाते हैं। सो इसी तरह से आगे चल के क्रिक जो साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने ये बात बताई कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे जेनेटिक मटेरियल में ये कोडेड लैंग्वेज में स्टोर होती है। ठीक है, 4 बेस पेयर ही रहने वाले हैं, 20 अमाइनो एसिड रहेंगे। हाउएवर जो इन्फॉर्मेशन ये अलग अलग कोड के फॉर्म में स्टोर करके रखी होती है और ये जो कोडेड लैंग्वेज होती है इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राम। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है कोडेड इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राम या फिर जेनेटिक कोड। और ये जो कोड होते हैं या फिर ये जो वर्ड्स होते हैं जो इस कोड को कंटेन करते हैं या फिर जिसके साथ ये जो वर्ड बनने वाले हैं ये स्पेसिफिक वर्ड को कोडॉन्स कहा जाता है और ये स्पेसिफिक होते हैं हर एक अमाइनो एसिड के लिए। दैट्स वाई जो जेनेटिक कोड है ये कलेक्शन होता है बेस सीक्वेंस का और ये हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड कितने हैं हमारे पास? 20 अमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड को बनाने के लिए जो बेस पेयर ये सिर्फ 4 बेस पेयर होते हैं, बट हर किसी अमाइनो एसिड को बनने के लिए जो एक सीक्वेंस चाहिए होता है इन अमाइनो एसिड का ये डिफरेंट होता है, इसलिए हर एक अमाइनो एसिड भी डिफर करता है। ये कंसेप्ट रखी थी द वेरी इंटेलिजेंट हमारे जो क्रिक भाई साहब थे इन्होंने रखी थी। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिप्टोग्राम का क्या मीनिंग होता है? जो कोडेड लैंग्वेज होती है या फिर जो हमारा जेनेटिक कोड है इसे क्रिप्टोग्राम कहा जाता है। देन ये कंटेन करता है कोड वर्ड्स और इस कोड वर्ड्स को कोडॉन कहा जाता है। ठीक है, अब ये हर एक जो कोडॉन होता है ये स्पेसिफाई या फिर ये रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के बाद एक जेनेटिक कोड बनाता है और देयरफॉर ये जो कंप्लीट कलेक्शन होता है ना ये बेसिस का, ये कंप्लीट कलेक्शन ऑफ बेस मिल के एक नया अमाइनो एसिड बनाते हैं और इसलिए हर एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है। बस इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला पार्ट ये है कि 4 ही हमारे पास बेस पेयर है फिर भी ये मिलके 20 अलग अलग अमाइनो एसिड बनाते हैं बिकॉज इनके जो कोडॉन या सीक्वेंस होता है ये हर बार अलग होता है। बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है। इसके बाद में हमें कुछ वर्ड्स देखने हैं लाइक सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन। अगर किसी कोडॉन में सिर्फ एक ही नाइट्रोजन बेस है सो इसे कहते हैं सिंगलेट कोडॉन और ये इनकोड करता है सिर्फ 4 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स के लिए एंड अ कॉम्बिनेशन। और अगर डबलेट कोडॉन है यानी जिसमें 2 अलग अलग बेस पेयर या फिर 2 अलग अलग नाइट्रोजन बेसेस इन्वॉल्व होते हैं सो ये क्या करने वाला है 4 का स्क्वायर दैट इज ये 16 अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। इसी तरह से अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट अगर कोडॉन है यानी इसमें 3 अलग अलग नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है सो ये कोड कर सकता है 64 अमाइनो एसिड्स के लिए। इसलिए एक साइंटिस्ट थे अगेन गैमोव नाम के 1954 में इन्होंने कहा था कि जो कोडॉन होते हैं ये कॉम्बिनेशन है किसी कॉन्सिक्यूटिव नाइट्रोजन बेस पेयर्स के और ये सफिशिएंट है कि 4 बेस पेयर को यूज़ करके हम 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है। देखो अगर सिंगलेट कोडॉन की बात करें सो इसमें एक ही नाइट्रोजन बेस पेयर होता है और ये सिर्फ हमें क्या करेगा 4 अमाइनो एसिड बना करके देगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं डबलेट कोडॉन, यानी कि अगर हमारे पास 2 नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, सो 2 नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है, फिर ये क्या करते हैं हमें 16 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड बना करके देते हैं। ओके, इसके बाद में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। दैट मीन्स अगर हमारे पास 3 नाइट्रोजन के बेस पेयर प्रेजेंट है फिर ये 3 नाइट्रोजन के बेस पेयर मिल करके हमें 64 अमाइनो एसिड को बना करके या फिर कोड करके दे सकते हैं। दैट्स वाई फिर जो गैमोव साइंटिस्ट थे 1954 में इन्होंने कहा था कि ऐसा होने के कारण फिर अगर हमारे पास सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन बेस पेयर है फिर भी ये सफिशिएंट है कि ये 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड को बना सकते हैं या फिर इसको इनकोड कर सकते हैं।
काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है बच्चों ये, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है, थोड़ा सा बोर टाइप के कंसेप्ट है इसमें, हाउएवर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। गुड। अभी इसके बाद में हमें देखना है कि हमारे पास नियर अबाउट 64 अलग अलग कोडॉन या फिर कोड वर्ड्स प्रेजेंट है डिक्शनरी में। कौन सी डिक्शनरी में? जो कि जेनेटिक कोड को कैरी करती है ऐसे डिक्शनरी में। सो इन दैट ईच कोड वर्ड हैज़ बी अ ट्रिपलेट कोडॉन, हर एक वर्ड के पास ट्रिपलेट कोडॉन होता है। अभी हर 3 कॉन्सिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए में, ये एक ट्रिपलेट कोडॉन का बना है, यानी 3 बेस पेयर एक एक कोडॉन में है, दैट इज ट्रिपलेट कोडॉन। फिर जो जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट कोड में बनता है, और ये ट्रिपलेट वाला जो कंसेप्ट है इसको रखा था क्रिक भाई साहब ने 1961 में। इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। इसके बाद में फिर नाइनबर्ग और मिथाई नाम के 2 अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम आर्टिफिशियली एमआरएनए को बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप का नाइट्रोजन बेस पेयर है, दैट इज यूरासिल। यूरासिल सिर्फ प्रेजेंट होता है आरएनए में। ओके, फिर ये जो सिंथेटिक पॉली यूरासिल वाला जो हमने आरएनए बनाया था, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर एंजाइम सिंथेसिस के लिए। जो एक छोटा सा हमारा पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना था, इसको हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉलीएलेनिन मॉलिक्यूल। यानी इसमें इस वाले पैराग्राफ में आपको स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि जो यूरासिल हमारा होता है, ये यूरासिल सिर्फ आरएनए पे प्रेजेंट होता है, एंड इसको हम कोड कर सकते हैं डीएनए पर, या फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ, या फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमारा ये चैप्टर हो गया है। अभी इसके आगे हमें देखना है, अभी इसके बाद हमें देखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक डिवाइस या फिर एक टेक्निक बनाई, ऐसी टेक्निक जिसको यूज़ करके हम आर्टिफिशियली एमआरएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बेस या फिर एक मेन नाइट्रोजन बेस रखा था यूरासिल। क्या था इनका ये कंसेप्ट, उन्होंने किस तरह से इस पे काम किया था, इस सब के बारे में जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।